बिगिन विथ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और द पार्ट और द होल ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज बाय द ईयर डिस्चार्ज रहेगा। इसमें परमानेंट परफोरेशन रहेगी या परफोरेशन बिकम्स परमानेंट। कोई भी परफोरेशन परमानेंट तब होती है व्हेन द एजेस आर covered by the squamous epithelium and it does not heal spontaneously, and the permanent perforation can be linked to an epithelium lined fistulous tract। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस CSOM जो आप समझते हो वो होता क्या है। कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस जब रहते हैं तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट जो होता है उसका पूरा कुछ ना कुछ डिस्चार्ज रहेगा, कुछ ना कुछ परमानेंट परफोरेशन। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्चार्ज है, दूसरा परफोरेशन है, DP, ठीक है। डिस्चार्ज और परफोरेशन अगर होने लगा है तो आपका ये CSOM में है, ठीक है। परफोरेशन जब परमानेंट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट। कब बोलोगे परमानेंट कब होगी, कैसे समझेंगे। स्क्वामस एपिथेलियम जब तुम्हारी लाइन कर लेती है परफोरेशन को, ये इसका मतलब होता है तुम्हारी ये परमानेंट परफोरेशन है, ठीक है। लिंक टू एन एपिथेलियम लाइन फिस्टुलस ट्रैक्ट उसी तरह होती है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में जहाँ पे ईयर डिस्चार्ज और परमानेंट परफोरेशन, ठीक है। नाउ एपिडेमियोलॉजी अगर देखें, CSOM हायर होता है इन द डेवलपिंग कंट्री, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में, पुअर न्यूट्रिशंस में, लैक ऑफ द हेल्थ एजुकेशन बोथ सेक्सेस में अफेक्ट करता है। ऑल द ग्रुप इंडिया में ओवरऑल प्रेजेंस 46 होती है इन द 16% per thousand in the rural and the urban population respectively. It is also the single most important cause of the hearing impairment in the rural population। Then टाइप्स ऑफ द CSOM अगर डिवाइड करें, दो टाइप का होता है, एक तो ट्यूबोटिम्पैनिक CSOM होता है, दूसरा एटिको एंटरल होता है। ट्यूबोटिम्पैनिक को हम सेप भी बोलते हैं या फिर बेनाइन टाइप बोलते हैं, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट में आपका क्या क्या आता है, यूस्टेशियन ट्यूब आता है, मेसोटिम्पैनम आता है। इट इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल परफोरेशन, इसमें आपकी सेंट्रल परफोरेशन रहती है सेफ टाइप में। सेफ टाइप में सेंट्रल परफोरेशन होगा, एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दो पॉइंट आप लेके चलिए। नो रिस्क ऑफ द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। एटिको एंट्रल जो होता है दिस इज अनसेफ टाइप ऑफ द CSOM, दिस इज डेंजरस टाइप ऑफ द CSOM। इट इन्वॉल्व द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्लेफ्ट, दैट इज एटिक होगा, एंट्रम होगा, मैस्टॉइड होगा, इनको इन्वॉल्व करेगा तो इट इज अनसेफ टाइप ऑफ द CSOM। इट इज एसोसिएटेड विद द एटिक और द मार्जिनल perforation। The disease is often associated with the bone eroding process, that is cholesteatoma, granulation and the osteitis. The risk of the complication high in this variety। The table, this is the table for the differences। ट्यूबोटिम्पैनिक और द सेफ टाइप ऑफ द CSOM अगर आप बात करोगे तो डिस्चार्ज जो होता है उसमें प्रोफ्यूज होता है, म्यूकॉइड होता है, ओडरलेस होता है, ठीक है। एटिको एंट्रल अनसेफ जो होता है उसको स्कैंटी डिस्चार्ज होगा, पर्पुलेंट होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, ठीक है। प्रोफ्यूज म्यूकॉइड एंड ओडरलेस, बहुत सारा होगा, म्यूकॉइड होगा, ओडरलेस होगा, कोई बदबू नहीं आएगी, ठीक है। एटिको एंट्रल अनसेफ टाइप ऑफ द CSOM होगा तो तुम्हारा स्कैंटी डिस्चार्ज होगा, पर्पुलेंट होगा, फाउल स्मेलिंग होगा। पर स्कैंटी, पर्पुलेंट और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो एटिको एंट्रल अनसेफ होगा। ट्यूबोटिम्पैनिक में प्रोफ्यूज बहुत सारा, म्यूकॉइड और ओडरलेस है, ठीक है। देन अगर परफोरेशन की बात करेंगे तो सेंट्रल परफोरेशन होती है ट्यूबोटिम्पैनिक में, एटिक और द मार्जिनल परफोरेशन होती है एटिको एंट्रल में। ग्रेनुलेशन अनकॉमन होते हैं, ग्रेनुलेशन बहुत कॉमन होता है अनसेफ ऑफ द CSOM में। पॉलिप जो होता है वो पेल होता है ट्यूबोटिम्पैनिक में, रेड और फ्लेशी होता है एटिको एंट्रल में। कोलेस्ट्रोमा एब्सेंट होता है इन द ट्यूबोटिम्पैनिक, कोलेस्ट्रोमा प्रेजेंट होता है इन द एटिको एंट्रल। कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन कॉमन होते हैं एटिको एंट्रल में। ऑडियोग्राम माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव डेफनेस शो करता है, इसमें कंडक्टिव और द मिक्स्ड डेफनेस शो होती है अनसेफ में, ठीक है। नाउ टेकिंग अप द डिटेल्स अबाउट द ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप, दैट इज डिजीज स्टार्ट इन द चाइल्डहुड, बचपन में स्टार्ट होती है, देयरफॉर कॉमन दिस इन दैट एज ग्रुप। फर्दर these are the type of the perforation of the tympanic membrane and this is important। एक तो हमारा हमने बताया था आपको सेंट्रल परफोरेशन होता है, एक मार्जिनल परफोरेशन होता है, ठीक है। तो परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है तुम्हारा पास्ट टेंसा की जब बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज योर पार्स टेंसा पोर्शन, ठीक है। ये आपकी पार्स टेंसा होती है एंड दिस पोर्शन इज पार्स फ्लैसिडा, ठीक है।
ये जो पार्स टेंसा होती है, पार्स टेंसा में आपका सेंट्रल परफोरेशन हो सकता है, मार्जिनल परफोरेशन हो सकता है। पार्स फ्लैसिडा को हम पार्स फ्लैसिडा की जो परफोरेशन होती है उसे हम एटिक परफोरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो पार्स टेंसा में परफोरेशन है उसमें सेंट्रल परफोरेशन अगर बोल रहे हैं तो उसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर और सब टोटल 4 टाइप की हो सकती है। एंटीरियर मतलब एंटीरियर टू द हैंडल ऑफ द मेलियस, कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर टू द हैंडल ऑफ द मेलियस, कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। इन्फीरियर का मतलब इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ द मेलियस, कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। सब टोटल मतलब वेरी लार्ज परफोरेशन ऑफ द पार्स टेंसा वेयर द पार्ट ऑफ द पार्स टेंसा और द एनुलस ऑफ द वेयर पार्ट्स ऑफ द मतलब कई यहाँ पे सब टोटल बड़ी सी होगी, ठीक है। लेकिन जो एनुलस होगा टिम्पनी मेम्ब्रेन का वो स्टिल परसिस्ट कर रहा होगा। अगर मान लो ये वाला जो ये जहाँ पे अटैच्ड होती है, दिस इज कॉल्ड एज एनुलस, ये तुम्हारा प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इसका मतलब है तुम्हारा ये सब टोटल होगी, ये कुछ इस तरह की आएगी तो सब टोटल है, ठीक है। मार्जिनल परफोरेशन की अगर बात करें तो परफोरेशन डिस्ट्रॉय व्हेन द परफोरेशन डिस्ट्रॉयज इवन द एनुलस रीचेज द सल्कस टिम्पैनिकस, जब वो परफोरेशन तुम्हारा एनुलस को भी डिस्ट्रॉय करने लगी, मान लो ये तुम्हारा एनुलस भी डिस्ट्रॉय हो गया इसका, तो इन दैट केस रीचेस द सल्कस को वो पहुंचने लगेगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल परफोरेशन, तब हम इसे मार्जिनल परफोरेशन बोलेंगे, ठीक है। इट में भी पोस्टीरियर सुपीरियर हो सकती है, एंटीरियर हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है, टोटल हो सकती है। पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन मोस्ट कॉमन होती है, इसमें पोस्टीरियर सुपीरियर मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, ठीक है। यू कैन सी these diagrams, ठीक है। we have few perforation over given, this is the central perforation, ये सेंट्रल परफोरेशन में हो गई, ठीक है। एंटीरियर सेंट्रल परफोरेशन है, यही तुम्हारी पोस्टीरियर हो सकती थी, यही तुम्हारी इंफीरियर हो सकती थी, यही तुम्हारी सब टोटल होगी तो बड़ी सी हो जाएगी, ठीक है। सब टोटल परफोरेशन ये देखो ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी सेंट्रल परफोरेशंस में ही आती हैं। दिस इज योर सेंट्रल परफोरेशन मीडियम साइज, इन्फीरियर इसे बोलेंगे, ठीक है। इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ मेलियस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सब टोटल, तो ये तुम्हारी तीनों हो गई सेंट्रल, ठीक है। देन वी हैव दिस एज टोटल परफोरेशन विद डिस्ट्रक्शन ऑफ इवन द फाइब्रस एन्युलस हो रहा है तो इसका मतलब मार्जिनल है, ठीक है। इसमें देखो सब में तुम्हारी जो फाइब्रस एन्युलस है वो प्रिजर्व्ड है, फाइब्रस एन्युलस प्रिजर्व्ड है, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो फाइब्रस एन्युलस है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। फाइब्रस एन्युलस इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज जो मार्जिनल परफोरेशन का भी टोटल परफोरेशन है, बहुत बड़ा है ना, तो ये दिस इज योर पार्स फ्लैसिडा की परफोरेशन। पार्स फ्लैसिडा ये सब पार्स टेंसा की थी अभी तक, ठीक है। ये पार्स फ्लैसिडा की है, ठीक है। एटिक परफोरेशन जिसे हम बोल रहे हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन, अगेन दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द परफोरेशन इन केस ऑफ द मार्जिनल परफोरेशन की मोस्ट कॉमन परफोरेशन ये पोस्टीरियर सुपीरियर टाइप की परफोरेशन है, ठीक है। We have read all the perforations and understood about all the perforations, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर हो गई, यही वाली आपको दिखाई, इन्फीरियर एंड टोटल, पोस्टीरियर सुपीरियर मोस्ट कॉमन होती है, एंड पार्स फ्लैसिडा की परफोरेशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप ऑफ द CSOM, वी हैव चाइल्डहुड में कॉम्बो है, ठीक है। फर्दर sequelae of the acute otitis media usually following the exanthematous fever and leaving behind the large central perforation. The perforation becomes permanent and permits repeated infections from the external ear. Also the middle ear mucosa is exposed to the environment and gets sensitized to the dust, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जब तुम्हारा डेवलप करेगा उसकी सारी 4 स्टेज ऑफ द स्टेज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, देन तुम्हारा स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन हो गया, स्टेज ऑफ सेपरेशन हो गया, रिजोल्यूशन, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो प्रोसीड कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा सेपरेशन और रिजोल्यूशन, यहाँ पे
ट्यूबल टिम्पैनी जो तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती थी ना, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग द एक्जेंथेमेटस फीवर, ठीक है, वहाँ पे बुखार आता था, ठीक है। ये बिहाइंड अ लार्ज सेंट्रल परफोरेशन, एक लार्ज सेंट्रल परफोरेशन अगर बन गई, ठीक है, जो ये रप्चर हुआ है, रप्चर की वजह से सेंट्रल परफोरेशन बनेगी, जो परफोरेशन है वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। परमिट द रिपीटेड इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होगा इन द एक्सटर्नल ईयर, ऑल्सो द मिडिल ईयर म्यूकोसा इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट and gets sensitized to the dust, pollen and other aerosols causing persistent otorrhea, जिसकी वजह से लगातार बार 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 तुम्हारा ओटोरिया होने लगेगा, ठीक है। जो बेसिकली हुआ क्या है, ये जो आपने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ था ना, उस टाइम पे जो परफोरेशन हुई थी वो इतने टाइम खुली हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ से पॉलन आ रहा है, एलर्जन आ रहा है, एयर आ रहा है, एनवायरनमेंट के लिए खुल गई है, ठीक है। अब ये बार बार आपका ओटोरिया, परसिस्टेंट ओटोरिया बना देगा, इस टाइप की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो दिस कैन बी का कॉज। दूसरा है असेंडिंग इन्फेक्शन बाय द यूस्टेशियन ट्यूब, एक तो हो गया तुम्हारा ये फटा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से, दूसरा यूस्टेशियन ट्यूब जो यहाँ पे है, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम द टॉन्सिल हो गया, एडेनॉइड हो गया, इन्फेक्टेड साइनसेस हो गया, may responsible for the persistent recurring otorrhea. Surrounding infection in the middle ear may cause more easily the presence of the infection, ठीक है। तो बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब दूसरा तुम्हारा साइट होता है जहाँ से एडेनॉइड इन्फेक्शन है, या फिर कोई साइनस का इन्फेक्शन है, या टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, तो बार बार ऊपर ओटोरिया हो रहा है, ठीक है। Persistent mucoid otorrhea sometimes result in the allergy and the ingestant such as milk and the egg and the fish. Tibotimpani disease जो होती है वो localized होती है to the mucosa, ठीक है, and that to mostly anterior inferior part of the middle ear cleft, like any other chronic infection, and the process of healing and destruction go in hand. Either of them may take the advantage over the other depending upon the violence of the organism resistant to the patient. Thus, acute exacerbation is not uncommon. Pathological changes seen in this type of the CSOM are perforation of the pars sensor, central perforation, and its size and position varies. Middle ear mucosa की बात करें may be normal when the disease is quite quiescent or the inactive. It is edematous and velvety when the disease is active. Polyp की बात करें, polyp smooth mass होता है of the edematous inflamed mucosa which has protruded through the perforation and present in the external canal, usually pale in contrast to pink fleshy polyp seen in the enteroconal disease. Now ossicular chain जो होती है usually intact होती है, mobile होती है, but may show some degree of the necrosis, particularly long process of the incus में, ठीक है। And then further tympanosclerosis होगी, that is hyalinization and subsequent calcification of the subepithelial connective tissue. It is seen in the remnant of the tympanic membrane or the under the mucosa of the middle ear, ठीक है। जो बचा कुचा पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसका टिम्पैनियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। इट इज सीन एज वाइटी चॉकी डिपॉजिट ऑन द promontory, ossicles, joint, tendon, oval, around window. Tympanosclerosis masses may interfere with the mobility of these structure and cause conductive deafness further, ठीक है। fibrosis and adhesion होगा, ठीक है। fibrosis and adhesion are the result of healing process and thus further impair the mobility of the ossicular chain and blocks the eustachian tube. बैक्टीरियोलॉजिकली देखें तो जो पस है वो तुम्हारा द पस कल्चर इन बोथ द टाइप ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक सीएसओएम में शो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। दैट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म में तुम्हें स्यूडोमोनास एरिगोनोसा मिल सकता है, प्रोटियस इशरिशिया कोलाई, स्टाफिलोकोकस ऑरियस मिल सकता है। व्हेन द एनारोब्स इंक्लूड बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलिस एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अल्टरनेट classification of the chronic otitis media is tuber-tympanic disease of the middle ear is mucosal disease, ठीक है। जो tuber-tympanic disease of the middle ear होती है वो mucosal disease होती है with no evidence of the invasion of the squamous epithelium, कोई evidence नहीं होता है squamous epithelium का invasion का। it is called as active and is there is perforation of the pars tensa with the inflammation of the mucosa and the mucopurulent discharge. It is called inactive. अगर वो inactive तब हम बोलते हैं, ठीक है। when there is
इनएक्टिव तब बोलते हैं देयर इज परमानेंट परफोरेशन ऑफ द पार्स टेंसा बट द मिडिल ईयर म्यूकोसा इज नॉट इन्फ्लेम्ड, मिडिल ईयर सम इन्फ्लेम्ड भी नहीं है, देयर इज नो डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, तो इनएक्टिव बोलते हैं। एक्टिव कब बोलोगे? एक्टिव हम तब बोलेंगे जब वहाँ पे परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा रहेगा विथ इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन के साथ है, म्यूकोपर्पुलेंट डिस्चार्ज है, तो दिस इज एन एक्टिव डिजीज। ठीक है, इट इज़ एन इनएक्टिव डिजीज जब परमानेंट परफोरेशन है। ठीक है, और मिडिल ईयर म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड नहीं है और देर इज नो डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं, इनएक्टिव है। ठीक है, परमानेंट परफोरेशन इम्प्लाइज स्क्वामस एपिथेलियम ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्स टेंसा। ठीक है, वही बात है अगेन एंड अगेन। एंड द म्यूकोसा जो होगी, म्यूकोसा लाइनिंग इट्स इनर सरफेस हैव फ्यूज्ड अक्रॉस द एजेस, हील्ड। Chronic otitis media is the condition when the tympanic membrane has healed। जब tympanic membrane healed हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं healed otitis media। ठीक है, यूजुअली 2 लेयर की होती है। इट इज atrophic and easily retracted if there is negative pressure in the middle ear। healed otitis media may also have patches of the tympanosclerosis in the tympanic membrane or in the middle ear involving the promontory ossicles tendon of the stapedius and the tensor tympani। Fibrotic tissues जो होते हैं may appear in the middle ear, always associated with the some degree of the conductive hearing loss। एटिकोएंट्रल डिजीज जो होती है, एटिकोएंट्रल डिजीज हैज बीन कॉल्ड स्क्वामोसल डिजीज ऑफ द मिडिल ईयर। वो इनएक्टिव कब होगी? व्हेन देयर इज एटिकोएंट्रल अनसेफ टाइप ऑफ द CSOM। ठीक, स्क्वामोसल डिजीज भी बोलते हैं इसको। ये इनएक्टिव तब होगी व्हेन देयर इज रिट्रैक्शन पॉकेट इन द पार्स टेंसा, यूजुअली पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन में और द पार्स फ्लैसिडा। when there is no discharge but there is possibility of the squamous debris in the retraction pocket to become infected and start discharging। some रिट्रैक्शन पॉकेट्स जो होती हैं वो शैलो होती हैं और सेल्फ क्लीनिजिंग होती हैं, यही एक्टिव हो जाती है। स्क्वामोसल डिजीज ऑफ द मिडिल ईयर इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ द कोलेस्टोमा ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन ऑफ द पार्स टेंसा और इन द पार्स फ्लैसिडा। it erodes the bone and forms the granulation tissue and has purulent offensive discharge। purulent offensive discharge आने लगता है तो हम एक्टिव बोलते हैं एटिकोएंट्रल में। ठीक है, you can see in this figure this is a polyp in the ear canal, schematic illustration of the polyp arising from the promontory passing through the perforation, presence of the ear canal। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया तुम्हारा म्यूकोसल डिजीज हो सकती है, स्क्वामोसल डिजीज होते हैं। म्यूकोसल डिजीज एक्टिव तब हम बोलेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इनएक्टिव जो होगी तो उसमें परमानेंट परफोरेशन हो जाता है, ड्राई रहता है ईयर। ठीक है, और एक होता है हील, दैट इज एडेसिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं तब। ठीक है, स्क्वामोसल डिजीज जो होती है तुम्हारा रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से हो रही है इन द पास्ट टेंसा और द पास्ट फ्लैसिडा, आल्सो कॉल्ड एज एटेलेक्टिक ईयर। एक्टिव होती है जब कोलेस्टोमा वहाँ पे बन जाता है और वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज वहाँ पे हो रहा होगा, दैट डिस्चार्ज इज बेसिकली ऑफेंसिव इन द स्मेल। ठीक है, कोलेस्टोमा जब पोस्टीरियर सुपीरियर में बन जाएगा तब तुम्हारा वो एक्टिव होता है। एक्टिव लेटर बाद में होता है, पहले इनएक्टिव रहता है तुम्हारा एनसेफाला। ठीक, रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगी, रिट्रैक्शन पॉकेट के बाद तुम्हारा डिस्चार्ज चालू होगा। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो ईयर डिस्चार्ज होगा नॉन ऑफेंसिव। क्लिनिकल फीचर्स उसके हैं ये टिम्पैनिक के। टिम्पैनिक के क्लिनिकल फीचर में तुम्हारा जो ईयर डिस्चार्ज होगा वो नॉन ऑफेंसिव होगा, म्यूकॉइड होगा, म्यूकोपर्फुलेंट होगा, कांस्टेंट और इंटरमिटेंट हो सकता है। डिस्चार्ज जो होगा मोस्टली एट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और द एक्सीडेंटल एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द ईयर तब देखने को मिलेगा। हियरिंग लॉस अगर देखें तो इट इज़ कंडक्टिव टाइप, सीवियरिटी वेरी करती है बट रेयरली एक्सीड करती है वो 50 डेसिबल के ऊपर। ठीक है, समटाइम्स जो पेशेंट होता है वो रिपोर्ट करता है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, दैट इज हियर बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ द डिस्चार्ज देन व्हेन द ईयर इज ड्राई। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है? कंडक्टिव टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली वेरीज बट रेयरली एक्सीड 50 के ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट
इज़ बेसिकली पेशेंट जो होता है जब डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है वो उस टाइम पे बढ़िया सुनाई पड़ता है एज कम्पेयर टू द व्हेन द ईयर इज़ ड्राई, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, produced by the discharge which helps in maintaining the phase differential, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर मेंटेन हो जाएगा तो बेसिकली बेटर हियरिंग हो जाती है, साउंड कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फेज डिफरेंस मेंटेन हो जाता है ईयर जब डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन द ड्राई ईयर, जब ड्राई ईयर होता है विद द परफोरेशन द साउंड वेव्स स्ट्राइक बोथ द ओवल एंड द राउंड विंडो साइमल्टेनियसली thus cancelling each other's effect. दिस लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में कॉक्लिया जो होता है वो सफ़र करता है डैमेज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉक्लिया लॉन्ग टर्म में अफेक्टेड हो जाता है। फ्रॉम द ओवल एंड द राउंड विंडो एंड द हियरिंग लॉस बिकम मिक्स टाइप, लॉन्ग टर्म में वो मिक्स टाइप का हो जाता है, ठीक है। परफोरेशन ऑलवेज सेंट्रल होता है, मेलाए एंटीरियर ऑफ द पोस्टीरियर और द इंफीरियर टू द हैंडल ऑफ द मेलियस एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर इट मे बी स्मॉल, मीडियम और द लार्ज एक्सटेंडिंग अप टू द एनुलस दैट इज सब टोटल हो सकता है, ठीक है। मिडिल ईयर म्यूकोसा देखें, इट इज सीन व्हेन द परफोरेशन इज लार्ज, नॉर्मली द पेल पिंक एंड मॉइस्ट, व्हेन इन्फ्लेम्ड इट लुक्स रेड एंड एडिमेटस एंड solid. Occasionally the polyp may be seen. Investigation अगर देखें तो examination under the microscope, it is essential in every case that provides a useful information regarding the presence of granulation in growth of the squamous epithelium from the edges of the perforation and status of the ossicular chain, tympanosclerosis and adhesion. An ear which appears dry may show hidden discharge under the microscope. Rarely the cholestoma may coexist with the central perforation and can be seen under the microscope. Audiogram, that is given assessment of the degree of the hearing loss and its type. Usually the loss of the conductive but sensory neuronal hearing element may be present, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही पहले जाता है बट सेंसरी हियरिंग एसएनएचएल भी हो सकता है जब वो कॉक्लिया को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। अभी तो सीएचएल ही रहेगा, ठीक है। कल्चर कल्चर कराओगे, सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर डिस्चार्ज चेक करोगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर एंटीबायोटिक दे पाएँ, ठीक है। देन मैस्ट्रॉइड एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं टेम्पोरल बोन का, ठीक है। मैस्ट्रॉइड यूजुअली स्क्लेरोटिक होती है बट मे बी न्यूमेटाइज्ड विद द क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल, ठीक है। मैस्ट्रॉइड जो होती है यूजुअली स्क्लेरोटिक होती है, ठीक है, वो न्यूमेटाइज हो सकती है विद द क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ द बोन डिस्ट्रक्शन। प्रेजेंस ऑफ द बोन डिस्ट्रक्शन is the feature of the एटिकोएंट्रल डिजीज। कोई एविडेंस नहीं होगा बोन डिस्ट्रक्शन, अगर बोन डिस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब वो एटिकोएंट्रल अनसेफ टाइप ऑफ द सीएसओएम है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीटमेंट इज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, एलिमिनेट द ईयर डिस्चार्ज को एलिमिनेट करना है एंड एट द लेटर स्टेजेस टू करेक्ट द हियरिंग लॉस बाय द सर्जिकल मींस। ऑरल टॉयलेट कराते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑल द डिस्चार्ज एंड द डेब्रिस, जितना भी डिस्चार्ज है जितना भी डेब्रिस है उसको रिमूव कर देना है फ्रॉम द ईयर एंड इट कैन बी डन बाय द ड्राई मॉपिंग। ऑरल टॉयलेट तुम ड्राई मॉपिंग से कर सकते हो विद द एब्जॉर्बेंट कॉटन बड एंड द सक्शन क्लियरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप और द इरिगेशन नॉट फोर्सफुल सिरिंजिंग विद द स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से कर सकते हो। ईयर मस्ट बी ड्राइड आफ्टर इरिगेशन करने के बाद आपका जो ईयर है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या करना है, ऑरल टॉयलेट में ड्राई मॉपिंग कर सकते हो, एब्जॉर्बेंट कॉटन बड से करोगे, ठीक है, ड्राई मॉपिंग, और सक्शन क्लियरेंस कर सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इरिगेशन करने विद द स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। ईयर मस्ट बी ड्राइड आफ्टर इरिगेशन, ठीक है। ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करोगे, दैट एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स होती हैं कंटेन कर, जैसे नियोमाइसिन हो गया, पॉलीमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, दे आर यूज्ड, ठीक है, इन द कॉम्बिनेशन विद द स्टेरॉइड व्हिच हैव द लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट टू यूज द ईयर ड्रॉप एंड द पेशेंट लाइज डाउन विद द डिजीज्ड ईयर। पेशेंट जो होता है वो लेट जाता है विद द डिजीज ईयर एंड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आर इंस्टिल्ड एंड देन द इंटरमिटेंट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द ट्रैगर। इंटरमिटेंट प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ऑन द ट्रैगर्स फॉर द एंटीबायोटिक सोल्यूशन टू रीच द मिडिल ईयर। दिस शुड बी डन 3 to 4 times a day
acid pH that is helps to eliminate the Pseudomonas infection, and the irrigation with the 1.5% of the acetic acid are useful. The care should be taken to as the ear drops are likely to cause maceration of the canal skin as in the local allergic and the growth of the fungus or the resistance of the organism. Some ear drops are potentially ototoxic, so the care should be taken. ठीक है. Systemic antibiotics में they are useful in acute exacerbation of chronically infected ear. Otherwise the role of the systemic antibiotics in the treatment of the CSOM बहुत लिमिटेड है. ठीक है. देन तुम्हारा प्रिकॉशंस कुछ लेने चाहिए. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे हम कि वो पानी से दूर रहेगा. ठीक है. कीप वाटर आउट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द बाथिंग, स्विमिंग, हेयर वॉश. ठीक है. इन सब टाइम पे उसे अपना काफ़ी ख्याल रखना है, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए. ठीक है. रबर इंसर्ट्स कैन बी यूज्ड. हार्ड नोज ब्लोइंग can also push the infection into the nasopharynx to the middle ear should be avoided. Treatment of the contributory causes, that is attention should be paid to treat the concomitantly infected tonsils and the adenoids and the maxillary antra and the nasal allergy. Surgical treatment तुम्हारे पास oral polyp और the granulation if present, अगर हो सब present है, oral polyp है, granulation है, उसको हम remove करेंगे before the local treatment with the antibiotic, and it should be facilitated the ear toilet and permit the ear discharge ear drop to be used effectively. An oral polyp should never be avulsed as it may be arising from the stapes, facial nerve or the horizontal canal and thus lead to the facial palsy and the labyrinthitis. तो oral polyp अगर है उसको हमें avulse नहीं करना है. It should be removed properly. ठीक है. क्योंकि वो कभी कभी स्टेपीज से निकल रहा होगा या फेशियल नर्व से निकल रहा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल कैनाल से, तो वो लेबरेंथाइटिस और फेशियल पैरालिसिस करा सकता है. उसको एबल नहीं करना है. ठीक है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हम कर सकते हैं वंस द ईयर इज ड्राई. एक बार ईयर ड्राई हो गया आप मेरिंगोप्लास्टी कर सकते हो. विथ और विदाउट ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन टू रिस्टोर द hearing. Closure of the perforation will also check the repeated infection from the एक्सटर्नल कैनाल. ठीक है. उसमें आपके अलग अलग टाइप आते थे, टाइप 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. वी हैव रेड ऑल दैट अर्लियर. ठीक है. आखिरी वाला आपका फेनेस्ट्रा ऑपरेशन होता था. ठीक है. इसमें ग्राफ्ट प्लेस करते थे ओवर द स्टेपी मैलस इनकस स्टेप्स. ठीक है. और वो सारा देख लीजिएगा टिम्पेनोप्लास्टी कैसे कैसे करते हैं. ठीक है. 5 टाइप के. एटिको एंट्रल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा. ठीक है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है. ये आपका कंप्लीट करता है सेफ CSOM. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे अनसेफ CSOM, दैट इज एटिको एंट्रल डिटेल में. ठीक है. थैंक यू.